प्रिय विद्यार्थियों, मूल्य शिक्षा भाग 2 के अगले इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव और मानव लक्ष्य। इसके साथ ही हम मानव जीवन में आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष इस टॉपिक पर भी मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मानव और मानव लक्ष्य। मानव और मानव लक्ष्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव शब्द को समझना होगा कि मानव क्या है। साधारण सी बात है कि मानव अर्थात मनुष्य, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, कौन है, इस पृथ्वी पर, इस संसार में उसका अस्तित्व क्या है। तो कुछ छोटे से मैंने पॉइंट बनाए हैं छोटे छोटे, जिनके माध्यम से आप मानव इस शब्द को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। क्योंकि इस संसार में तमाम तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी हैं जिन्हें हम प्राणी कहते हैं, और उसी प्राणी जगत में एक जो प्राणी है वह है मनुष्य। लेकिन मनुष्य या मानव किस प्रकार पशु पक्षियों, जीव जंतुओं से भिन्न है, इसी बात पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो मानव वास्तव में है क्या? तो सबसे पहली बात जो हमने यहाँ उल्लेख की है वो है सामाजिक प्राणी। यानी मनुष्य या मानव वह एक इकाई है जो कि सामाजिक प्राणी है। अब ये बात अन्य जीव जंतुओं से या अन्य प्राणियों से मनुष्य को अलग कैसे करती है कि अन्य प्राणी कभी भी समाज में एकजुट होकर नहीं रहते। जो जीव जंतु है या जो पशु पक्षी है वो अपने समूह में, समुदाय में रहते तो हैं, लेकिन एक समाज के रूप में जो व्यवस्था हम मानव में देखते हैं वह व्यवस्था अन्य में नहीं होती। इसीलिए मानव को, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है, क्योंकि वह समाज में रहता है, समाज के लोगों से मेलजोल रखता है, उनसे संबंध रखता है, इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी माना गया है। दूसरी उसकी विशेषता यह है कि उसमें उत्पादन क्षमता होती है। उत्पादन क्षमता का अर्थ ये है कि मनुष्य अपने श्रम और कौशल के बदौलत या श्रम और कौशल के आधार पर उत्पादन कर सकता है, विभिन्न चीज़ें बना सकता है, विभिन्न तरह के उत्पादन कर सकता है, वो कृषि कर सकता है, वो तमाम तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह वह श्रम के माध्यम से, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है या मानव ही ऐसा प्राणी है जिसमें ये गुण होता है कि वो मेहनत करके, श्रम करके तरह तरह के उत्पादन कर सकता है जो कि जीवन उपयोगी होते हैं। इसके बाद सोचने समझने की क्षमता। जाहिर सी बात है कि सोचने समझने की क्षमता प्रकृति ने केवल मनुष्य को दी है, अन्य प्राणियों में यह क्षमता नहीं होती, इसीलिए मनुष्य को बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है। तो मनुष्य या मानव अन्य प्राणियों से अलग इसलिए है क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। वह अपनी सोच के आधार पर, अपने समझ के आधार पर तमाम तरह की क्रियाएं करता है और समाज में सर्वाइव करने की कोशिश करता है। संचार कौशल ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो मानव को या मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है। अन्य प्राणी मूक होते हैं, वे बोल नहीं सकते, उनमें संचार कौशल नहीं होता, उनमें भाषा कौशल नहीं होता, तो वो अपनी बात समझा नहीं सकते, वो अपनी बात रख नहीं सकते, उनकी वो बेजुबान होते हैं, वो बस अपना जो जीवित रहने के लिए कुछ भी खाते पीते हैं, अपने ढूंढ के कोई भी चीज़ खाते पीते हैं या प्रकृति प्रदत्त उन्हें होती है वो चीज़ें खाते पीते हैं और अपना जीवन जीते हैं। वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते, वो आपस में संचार नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा गुण है मानव का कि उसमें संचार कौशल होता है। भाषा के विकास के साथ साथ मनुष्य ने बोलना सीखा और अब आपस में वो संचार करके अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकता है, लोगों की प्रतिक्रियाएं जान सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण गुण है मानव का। फिर सृजनशीलता और रचनात्मकता। जाहिर सी बात है कि सृजनशीलता और रचनात्मकता एक बुद्धिजीवी में ही हो सकती है। जिसके पास मस्तिष्क है, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, वही कई तरह के सृजन कर सकता है, कई तरह के रचनात्मक काम कर सकता है, और ये काम ऐसे होते हैं जिसकी आवश्यकताएं सभी को होती है जीवन जीने के लिए। और अंतिम है निर्णय क्षमता। स्वाभाविक सी बात है कि जिनमें बुद्धि होगी, जिसमें रचनात्मक क्षमता होगी, जिसमें उत्पादन क्षमता होगी, वो तरह तरह के निर्णय लेने में भी सक्षम होगा। तो इस तरह हम एक मनुष्य को समझते हैं कि मनुष्य कौन है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने साथ एक विशेष मस्तिष्क रखता है, जो भाषा के माध्यम से संचार कर सकता है, जो तरह तरह के उत्पादन कर सकता है अपने श्रम और कौशल के आधार पर, जो कि रचनात्मक होता है, सृजनात्मक होता है। इस तरह की एक सर्वस्व मनुष्य का अस्तित्व होता है समाज में।
अब हमने मानव को समझा कि मानव क्या है। इसके बाद अब हमें इस बात पर दृष्टिपात करना है कि आखिर समाज में मानव के लक्ष्य क्या होते हैं। आखिर सृष्टि में जब मानव रह रहा है, सरवाइव कर रहा है, तो उसके रहने के पीछे, उसके सरवाइव करने के पीछे क्या मकसद है, किस लिए वो रह रहा है, किस लिए वो जी रहा है, किस लिए वो खा रहा है। तो उन लक्ष्यों पे मैंने यहाँ प्रकाश डालने की कोशिश की है छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से। तो मैंने यहाँ ये समझाने की कोशिश की है कि मानव के समाज में रहने के लिए दो लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य होता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। अब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो सभी जानते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी अर्थात खाने के लिए भोजन, कपड़ा अर्थात तन ढकने के लिए वस्त्र, और मकान अर्थात सर ढकने के लिए छत। तो ये तीन मनुष्य की बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य सतत प्रयास करता है। और ये होता है मानव का पहला लक्ष्य कि वो इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्यों? क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, अनिवार्य होती हैं। इनके बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं होता, इनके बिना वह सामाजिक प्राणी नहीं माना जा सकता। अगर रहने को घर नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, तो वो सामाजिक प्राणी नहीं माना जाएगा। ये तो उसी तरह से हुआ कि रास्ते में जैसे पशु भटकते हुए हैं, उसी तरह से। तो स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके लिए ये तीन आवश्यकताएं जीवन रक्षक होंगी। वो खाएगा नहीं, उसके पेट में अन्न नहीं जाएगा, तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा, वो जी नहीं पाएगा। तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं रहेंगे, सर ढकने के लिए छत नहीं रहेगी, तो वो प्रकृति के साथ अनुकूलन नहीं कर पाएगा, संतुलन नहीं कर पाएगा। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये है रोटी, कपड़ा और मकान। ये पहली आवश्यकता, पहला लक्ष्य हमने इसको माना है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ये होती है मनुष्य का पहला लक्ष्य। और मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य का जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वह है सामाजिक संबंधों की स्थापना। अब हमने इसे दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य क्यों माना? क्या केवल रोटी, कपड़ा, मकान का अर्जन कर हम जी नहीं सकते? क्योंकि हमने इन्हें मूलभूत आवश्यकताएं या जीवन रक्षक आवश्यकताएं माना है, तो इतना ही होना क्या पर्याप्त नहीं है? तो हम ऐसा मानते हैं मूल्य शिक्षा में कि इतना ही होना पर्याप्त नहीं है। अगर आपकी जीवन रक्षक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपका समाज से कोई संबंध नहीं, आप समाज से अलग थलग रहते हैं, आप सामाजिक प्राणी नहीं हैं, आपका समाज के लोगों से मेलजोल नहीं है, तो फिर आपको सामान्य मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, फिर आपको सामाजिक प्राणी नहीं माना जाएगा। इसीलिए मनुष्य होने की दूसरी शर्त है सामाजिक संबंधों की स्थापना। तो मानव का दूसरा लक्ष्य होता है सामाजिक संबंधों की स्थापना। जब वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तब वो दूसरे चरण में आगे बढ़ता है, और वो दूसरा चरण होता है सामाजिक संबंधों की स्थापना। अब सामाजिक संबंधों की स्थापना में क्या है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में सर उठाकर जीने के लिए, उस समाज में सरवाइव करने के लिए, उस समाज में रहने की स्वीकृति होने के लिए हमको उस समाज के लोगों से संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। उस समाज द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हमें जीवन यापन करना होगा। तो अब जो पहली आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, पहली जो हमारा लक्ष्य है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति, इसके लिए मनुष्य क्या प्रयत्न करता है? वो ये प्रयत्न करता है कि वो या तो नौकरी करता है, या किसी व्यवसाय में संलग्न होता है, या किसी पेशे को अपनाता है। नौकरी आप जानते ही हैं कि पढ़ लिख कर व्यक्ति क्या करता है कि किसी ऐसे संस्थान में को ज्वाइन करता है जहाँ पर उसकी कार्यकुशलता के बदले उसे पैसा मिलता है। इन्हीं पैसों से वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यवसाय की बात है तो व्यवसाय ऐसा व्यक्ति करता है जो कि व्यवसाय में दिलचस्पी रखता है, जिसका बिजनेस माइंड है, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। व्यवसाय के लिए एक शर्त होती है कि आपका बिजनेस माइंड होना चाहिए। आप व्यवसाय कितनी अच्छी तरह से कर पाते हैं, लोगों से लेन देन, हिसाब किताब कितनी अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो व्यवसाय पढ़ा लिखा व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति दोनों कर सकता है, बशर्ते उसका व्यवसाय में वैसा व्यावसायिक बुद्धि हो उसकी, और उस तरह का वो कार्य कर सके। नौकरी कौन कर सकता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि नौकरी के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं होती हैं, कुछ अर्हताएं होती हैं, और एक होता है पेशा। पेशे तरह तरह के होते हैं।
डॉक्टरी का पेशा है, वकालत का पेशा है। तो इस तरह तरह के जो पेशे होते हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जो पेशा तरह तरह के पेशे अपनाते हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी एक विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उस पेशे को ये अपना लेते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए या हमारे किसी तरह के विशेषज्ञ हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो इस तरह के लोग पेशा। अब इनके अलावा और जो लोग समाज में हैं वो अपना पेट कैसे भरते हैं? क्या केवल इसी 3 तरह के लोग समाज में? नहीं, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं इसीलिए उनके पास रोजगार नहीं है। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं कि जो अनपढ़ वर्ग है, कोई वर्ग ऐसा भी है जो मजदूरी में संलग्न है, कोई वर्ग ऐसा भी है जो तरह तरह के काम करके पैसा कमा रहा है, बहुत सारे तरह के। तो जो वर्ग ऐसा है जो पढ़ लिख के भी नौकरी में नहीं आ पाया, उसको नौकरी नहीं मिल पाई, तो विभिन्न तरह के आपराधिक क्रियाओं में भी कई लोग संलग्न हो जाते हैं, तरह तरह के पेशे अपनाते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो भी अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति यानी रोटी कपड़ा मकान के लिए किसी भी तरह से प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि रास्ते में तरह तरह के हमको लोग मिल जाते हैं जो छोटी छोटी वस्तुओं को बेच के पैसा कमा लेते हैं। कुछ लोग भीख भी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं होता है कि वो कोई चीज़ खरीद के और फिर उसको बेच सके। तो इस तरह सभी मनुष्य जो हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं ताकि उनका पेट भर सके, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लेकिन ये जो 3 हमने महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, जो भी सामाजिक प्राणी है वो इन 3 चीज़ों को अपनाता है अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। या तो वो नौकरी करेगा, या तो वो किसी व्यवसाय में जाएगा, या किसी पेशे में जाएगा। सामाजिक संबंधों की स्थापना में हमको क्या करना होता है कि जब मनुष्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तब उसको सामाजिक प्राणी बने रहने के लिए, समाज में बने रहने के लिए सामाजिक संबंधों की स्थापना करनी होती है। सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आवश्यक हैं, जो मनुष्य को करते रहने होंगे? वो ये है कि सबसे पहला नातेदारी। मनुष्य चूँकि समाज में आया है तो वो विभिन्न तरह के रिश्तों से, नातों से, जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है उसका जन्म होता है, विभिन्न रिश्तों से, नातों से, संबंधों से जुड़ जाता है। अब चूँकि उसको समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना स्थान बनाए रखना है तो उसको नातेदारी निभानी होगी, अपने सगे संबंधियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, तो वो समाज में सर्वाइव कर पाएगा। फिर सामाजिक सहभागिता। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आपने अपने परिवार के लोगों से या नाते रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखें। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में बने रहने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको सामाजिक सहभागिता भी देनी होगी। सामाजिक सहभागिता से यहाँ मेरा तात्पर्य है कि समाज में अगर विभिन्न तरह के आयोजन हो रहे हैं या किसी भी तरह की सामाजिक समस्या है या कोई इवेंट है, किसी भी तरह से मान लीजिए कि हमारे जो दायित्व, उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, उनका निर्वहन है, तो उसके लिए हमको सामाजिक सहभागिता जरूरी। तो हर मनुष्य अपने परिवार के अलावा भी जो बाहर का समाज है, उसका सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में वो रहता है, उस समाज में वो सहभागिता देता है हर चीज़ में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। समाज से यहाँ मेरा तात्पर्य किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी कास्ट से या किसी जेंडर से, इस तरह के चीज़ों से नहीं है। समाज से मेरा तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र विशेष में, जिस वातावरण में हम निवास कर रहे हैं, उस वातावरण में जो लोग रहते हैं उनके साथ संबंध हमारे किस तरह के, तो उसकी बात हुई है। फिर पर्टिकुलर जब हम सोसाइटी की, कम्युनिटी की या जेंडर की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनसे भी संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए। हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से, वहाँ हमारे संबंध बेशक अच्छे होने चाहिए। जिस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, उस कास्ट के लोगों से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन ओवरऑल वैल्यू एजुकेशन में चूँकि हम सर्वधर्म समभाव और आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तो यहाँ पर समाज का तात्पर्य उस इकाई से होता है जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो सामाजिक सहभागिता से यहाँ पर तात्पर्य कि जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज के लोगों से आपके संबंध अच्छे हों, वहाँ आपकी सहभागिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनी रहे।
नेक्स्ट जो है वो है परस्पर मेल जोल। अब स्वाभाविक है कि लोगों से आपके संबंध अच्छे हैं, रिश्ते नातेदारों से आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन आपका मेल जोल नहीं है। आप घर में रहते हैं, कोई इवेंट होता है, कोई शादी ब्याह होते हैं, कोई धार्मिक आयोजन होते हैं या किसी भी तरह के आयोजन होते हैं, और अगर आपका लोगों से मेल जोल नहीं है, आप बिल्कुल घर से निकलते नहीं, आप लोगों से बातचीत नहीं करते, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि आपको समाज से कटा समझा जाएगा, आपको यही समझा जाएगा कि संबंध नहीं रखता है या रखती है। तो परस्पर मेल जोल बहुत जरूरी है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लोगों से मिलते जुलते रहना, बातचीत करते रहना, उनके हालचाल जानते रहना, ये बहुत ज़रूरी है सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए। फिर समाज सेवा। समाज सेवा हमारे जीवन का एक छोटा सा फैक्टर है कि स्वाभाविक है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं तो उस समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। समाज सेवा का मतलब यही नहीं है कि आपने गरीबों को जाकर खाना खिला दिया या ठंड में कंबल बांट दिया। समाज सेवा से हमारा तात्पर्य ये भी है कि हम आसपास अपने साफ सफाई रखते हैं, हम सभी जो विभिन्न धर्मों के लोग अगर हमारे समाज में, तो हम उनसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, हम साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं, हम समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। तो इस तरह समाज सेवा में तमाम चीज़ें आती हैं कि आप किस तरह समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ये सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर नए संबंधों का निर्माण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आप हमेशा, चूँकि आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते हैं हमेशा, तो आपको नए संबंधों की स्थापना भी करनी होती है। जिस स्थान पर आप हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी कॉलोनी हो, आपकी सोसाइटी हो, आपको नए नए संबंध जोड़ने होते हैं अगर आपको समाज में बेहतर तरीके से सर्वाइव करना है। आपको अपने वर्क प्लेस पे सबसे संबंध जोड़ने होते हैं, फिर आपको अपने जो नए नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ते हैं उनसे आपको संबंध जोड़ने होते हैं। अगर आपके कॉलोनी में, आपके सोसाइटी में कोई नए लोग रहने आए तो उनसे आपको संबंध जोड़ने होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर हमको समाज में सर्वाइव करने के लिए कुछ इन बिंदुओं के सहारे हम सामाजिक संबंधों की स्थापना को और बेहतर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ समझने की कोशिश की कि मानव लक्ष्य जो है उसमें दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। एक तो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, किसी तरह की नौकरी, व्यवसाय या पेशे में संलग्न होते हैं, और दूसरा है सामाजिक संबंधों की स्थापना। इसमें हम परस्पर मिलजुल करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों से संबंध स्थापित करते हैं। तो इस तरह से मानव एक तो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं यानी जीवन रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है जीवन में, और दूसरा समाज में सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करता है। अब जबकि इन दोनों चीज़ों के लिए मनुष्य को संघर्ष करना होता है। स्वाभाविक सी बात है कि नौकरी आसानी से नहीं मिलती। अगर आप कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। फिर आपको उस चीज़ को स्थापित करने के लिए प्रॉपर प्लेस चाहिए, फिर आपको उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉपर हैंड्स चाहिए जो आपकी मदद कर सके। नौकरी के लिए आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, इंटरव्यू फेस करने पड़ते हैं, परीक्षाएं देनी होती है। किसी पेशे को अपनाने के लिए आपको तमाम तरह के प्रयास करने होते हैं। तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, स्वाभाविक सी बात है। संबंधों की स्थापना भी इतनी आसानी से नहीं होती। जब आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेंगे, सामाजिक मानकों के अनुरूप चलेंगे, समाज में अपना सहयोग देंगे, तब आप संबंधों की स्थापना कर पाएंगे। तो दोनों ही चीज़ों में आपको संघर्ष करना होता है। अब चूंकि संघर्ष करना होता है तो संघर्ष किस तरह का होगा, तो अब हम संघर्ष की ओर बढ़ते हैं कि जब मानव अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें हम आगे के टॉपिक में देखते हैं आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष, कि मनुष्य जब अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ता है तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है मनुष्य को। तो उसमें आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य दो तरह के संघर्ष करता है। एक संघर्ष होता है आंतरिक संघर्ष, दूसरा संघर्ष होता है बाह्य संघर्ष। दोनों को शॉर्ट में समझ लीजिए। आंतरिक संघर्ष मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मनुष्य के अंतर मन में चलने वाला संघर्ष। मतलब अगर मनुष्य कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य के मन में कई तरह के हलचल होती है, उठापटक होती है, कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह के विचार आते हैं। तो ये है आंतरिक संघर्ष, मानव मन की जो उथल पुथल है। अगर वो किसी पेशे में संलग्न होना चाहता है तो क्या मैं सक्सेस होऊंगा,
मुझे किस तरह के प्रयास करने होंगे। अगर वो नौकरी करना चाहता है, उसके लिए उसको हायर एजुकेशन करना होता है, उसके लिए उसके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं या नहीं, इकोनॉमिकल कंडीशन, उसका बैकग्राउंड, फिर उसके आसपास का वातावरण उस तरह की पढ़ाई के लायक है या नहीं। इस तरह के तमाम संघर्ष होते हैं। फैमिली उस पेशे के लिए अलाउ करती है या नहीं, ऐसे तमाम सवाल जो मनुष्य के अंतर मन में चलते हैं। अब उसके लिए मनुष्य प्रयास करता है, पढ़ाई करता है, पैसे जुटाता है, तमाम तरह की चीज़ें करता है। तो ये सब करने के लिए जब संघर्ष वो करता है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि जब मनुष्य संघर्ष करेगा तो उसके अंतर मन में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, तमाम तरह के द्वंद्व चलेंगे कि क्या ये करना सही होगा, क्या मुझे सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब ये सारे संघर्ष चलते हैं तो फिर मनुष्य कई तरह की चीज़ों से गुजरता है। वो चीज़ें क्या होती है? तनाव। हम जब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में उस चीज़ को हासिल करने के लिए या प्रतिस्पर्धा के उस युग में उस सफलता तक पहुंचने के लिए बहुत सारा एक जो हमारे भीतर कोशिशें चलती रहती हैं, उसका परिणाम क्या होता है? तनाव। मान लीजिए हम सफल हो गए तब तो ठीक है, अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं तो हमें दूसरा प्रयास करना होता है। दूसरे प्रयास के लिए फिर वही सारी चीज़ें हमको रिपीट करनी होती है। तो कई बार जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? निराशा का भाव आ जाता है। कई बार नकारात्मकता आ जाती है जब हमें लगता है, हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरे इसी क्षेत्र में सफल हो रहे हैं, हम नहीं हो पा रहे, या हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसा लगाया और हम सफल नहीं हो पाए, तो फिर हमारे भीतर नकारात्मकता आ जाती है। कई लोग भी बोल देते हैं कि इतना बड़ा हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लगी है, शादी की उम्र हो गई है, सेटल नहीं हुआ। इस तरह की कई चीज़ें हमें सुनने को मिल जाती है जिससे हमें नकारात्मकता घेर लेती है। तो ये जो नकारात्मकता, तनाव, निराशा, इस तरह की चीज़ें हैं, ये है अंतर्मन का संघर्ष। कि जब मनुष्य इन चीज़ों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके अंतर्मन में किस तरह के संघर्ष होते हैं। भावनात्मक अस्थिरता उसके मन में बहुत सारी आ जाती है। उसे ये लगता है कि मुझे किसी तरह का सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या जैसे वो टूटने लगता है। कई सारे प्रयासों के बाद अगर सफलता नहीं मिल पाई तो वो भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है। फिर चिड़चिड़ापन, क्रोध, कई सारी चीज़ें जो हमें शारीरिक रूप से भी देखने को मिलती है। भूख कम लगने लगती है। तरह तरह के हमारे दिमाग में जो नकारात्मक ख्याल आ जाते हैं, कोई सोचता है कि आत्महत्या कर लें, कोई सोचता है कि अब सब बेकार है, किसी में नशे की लत लग जाती है। इस तरह कई सारी अस्थिरताएं मन में आ जाती हैं। तो ये होता है आंतरिक संघर्ष की मानव मन में फिर किस प्रकार की उथल पुथल चलती है जब उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना रहता है और उसके लिए वो प्रयासरत रहता है। बाह्य संघर्ष की हम बात करेंगे तो जब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात आती है तो मनुष्य स्वाभाविक है कि संघर्ष करेगा बाहरी रूप से। बाहरी रूप से कैसे संघर्ष करेगा? बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होता है मनुष्य को बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नौकरी करने के लिए, किसी पेशे में आने के लिए, सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए। तो वो अत्यधिक परिश्रम करता है। अत्यधिक परिश्रम में क्या होता है? अक्सर स्वास्थ्य की अनदेखी हो जाती है। ओवर टाइम कर रहे हैं हमको प्रमोशन चाहिए है या हमको कुछ अच्छा चाहिए है, तो हम उसके लिए अपने स्वास्थ्य की घंटों 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, रात भर पढ़ाई कर रहे हैं। हमको किसी एग्ज़ाम में सक्सेस होना है तो हमारी नींद नहीं हो पा रही है, हमें फिर उसमें माइग्रेन हो जाता है, आँखों में तकलीफ हो जाती है। इस तरह हमारी स्वास्थ्य की अनदेखी होने लगती है। तो ये है बाह्य संघर्ष की हम बाहरी जब प्रयास करने लगते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, तो किस तरह हमें शारीरिक और मानसिक संघर्ष करने होते हैं। प्रतिकूल वातावरण, कई बार वर्क प्लेस का वातावरण प्रतिकूल होता है या फैमिली का वातावरण प्रतिकूल होता है। तो ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जब आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी आपको नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है या आपको सामाजिक संबंधों की स्थापना करनी है ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भी, तब फिर आपको उसमें सामंजस्य बना के काम करना होता है। अगर आपके वर्क प्लेस का वातावरण अच्छा नहीं है फिर भी आपको काम करना है, आपके ऊपर काम का प्रेशर है, आपको किसी भी हाल में काम करना है। तो ये है बाह्य संघर्ष की हर परिस्थिति को मैनेज करके आपको काम करना होता है। कार्य का दबाव आपके ऊपर होता है जब आपको लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। तो आपको पैसा कमाना है तो आपके ऊपर नौकरी का दबाव रहेगा या व्यवसाय का दबाव रहेगा अधिक पैसा कमाने के लिए। सामाजिक संबंधों की आपको स्थापना करनी है, तब आपको अपने जीवन से, अपने काम से समय निकालकर समाज में भी आपको समय देना है, तो उसका आपके ऊपर दबाव रहेगा। तो इस तरह से जो आंतरिक और बाह्य संघर्ष है मानव जीवन में निरंतर चलते रहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति मानव जीवन में निरंतर चलती रहती है, क्योंकि मनुष्य केवल मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही नहीं जीता, बल्कि उसकी और भी आवश्यकताएं होती है। इसको हमने बेसिक लक्ष्य के रूप में जाना कि यह मनुष्य का पहला लक्ष्य है और समाज में सर्वाइव करना ये दूसरा लक्ष्य है। लेकिन इसके अलावा मनुष्य की और भी कई आवश्यकताएं हैं, उनको भी प्राप्त करने के लिए मनुष्य निरंतर संघर्ष करता है। तो इस तरह
ये जो संघर्ष है इसमें कई आंतरिक बदलाव होते हैं, कई चीज़ें बाहरी रूप से देखने को मिलती है। तो ये जो आंतरिक और बाह्य संघर्ष है ये तमाम तरह से मनुष्य के जीवन में परिलक्षित होता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। जो सफल होते हैं वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, जो असफल होते हैं वो पुनः प्रयास करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हार मान जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे प्रयास में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से मानव जीवन चलता रहता है, उसकी आवश्यकताएं चलती रहती है, वो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है और उसका संघर्ष इस तरह जीवन में चलता रहता है। तो आज हमने मानव और मानव लक्ष्य में मानव क्या है, वो किस तरह का प्राणी है, उसका क्या समाज में अस्तित्व है, क्या उसका पृथ्वी पर अस्तित्व है, मानव लक्ष्य कौन कौन से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और सामाजिक संबंधों की स्थापना, इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरह वो काम करता है, और जब वो काम करता है तो किस तरह उसको आंतरिक और बाह्य संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इन छोटे छोटे बिंदुओं पर मैंने आज प्रकाश डालने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे चरित्र और नैतिकता।